तो आज का टॉपिक है बच्चा लोग पुली। हम सबको पता है पुली होती क्या है। स्टिल विल हैव अ स्मॉल रिवीजन अबाउट पुली। तो भैया पुली है क्या? पुली एक मेटालिक डिस्क है, मेटालिक या एक वुडन डिस्क होती है, हम सबको पता है, जिसके ऊपर ग्रूविंग्स होती है। ग्रूविंग्स मतलब एक ऐसे ऊपर एक डिजाइन होती है जिसके ऊपर से रोप या तो स्ट्रिंग पास होती है। हम सबको पता है, हमने वेल में देखी है ना। तो जिस वेल में हम पुली यूज करते हैं, जो पुली यूज करते हैं, आज हम उसी पुली के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज पुली जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है सिंगल फिक्स्ड पुली और एक होती है सिंगल मूवेबल पुली। टुडे फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट सिंगल फिक्स्ड पुली। अब सिंगल फिक्स्ड पुली होती क्या है बच्चा लोग? वो एक रिजिड सपोर्ट से हैंग होती है, ठीक है। एक रिजिड सपोर्ट लगा हुआ है, ये मेरा सर्कुलर डिस्क है, ये जो बीच वाला पार्ट है दिस इज योर ग्रूविंग पार्ट, जिसके अंदर से स्ट्रिंग या तो रोप पास होती है। यहाँ पे हम लोड, यहाँ से हम लोड को ऊपर खींचते हैं और यहाँ पे हम एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली एक ऐसी पुली होती है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है। व्हेन आई से एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, दैट मींस ये जो पुली होगी वो यहाँ से हिलेगी नहीं, वो यहीं पे गोल 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 इसके एक्सिस के अबाउट गोल 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 घूमती रहेगी। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। सो इट इज सच अ पुली हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, मतलब इट विल नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग एट द सेम पोजीशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो ये उसके एक्सिस के अबाउट वो गोल 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 घूमता रहेगा। तो होता क्या है भैया? होता ये है कि हम यहाँ पे एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट और लोड, इस केस में एफर्ट एंड लोड बोथ विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो सिंगल फिक्स्ड पुली के अंदर एफर्ट और लोड जो होता है दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो जैसे हुआ क्या, मैंने वेल के अंदर बकेट डाली है, ठीक है, पानी भरने के लिए। बकेट पानी के अंदर गिरी, पानी उसने भरा, तो मैं खींच रहा हूं। अब मैं खींच रहा हूं तो मैं एफर्ट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में लगा रहा हूं। सिंस मैं एफर्ट नीचे की डायरेक्शन में लगा रहा हूं और मेरा लोड ऊपर की तरफ आ रहा है, पर लोड का जो वेट है, जो फोर्स है, वो तो डाउनवर्ड ही लग रहा है, वो तो डाउनवर्ड ही लग रहा है। तो यहाँ पे सिंस ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन फोर्स होती है, हम सबको पता है, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। तो जब मैं यहाँ पे एफर्ट लगाता हूँ, जब मैं यहाँ पे एफर्ट लगाता हूँ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो जो एफर्ट होती है उसको ये टेंशन इन द स्ट्रिंग बैलेंस आउट कर लेता है। उसको ये क्या कर लेता है? टेंशन इन द स्ट्रिंग बैलेंस आउट कर लेता है। तो कहना इसे E इज इक्वल टू T। जब लोड यहाँ पे है, ठीक है, तो लोड का जो वेट है वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है, बट ये लोड मूव नहीं होता, ये लोड मूव नहीं होता क्योंकि इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो इसको बैलेंस आउट कर देता है। तो यहाँ पे लोड इज ऑल्सो बीइंग बैलेंस्ड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। हियर वी आर अज्यूमिंग कि भैया ये जो डिस्क है वो मासलेस है और स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। मतलब मैं आइडियल केस के बारे में बात कर रहा हूँ। याद है लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल मशीन के बारे में बात करी थी। सो ये भी एक आइडियल केस के बारे में बात है। तो we know that mechanical advantage is load by effort, load is equal to T, effort is equal to T, T से T कटा, that is equal to 1। तो भैया सिंगल फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज होता है 1। सिंस इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, तो ना तो इसको मैं फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा यूज करता हूं, ना तो मैं उसको गेनिंग स्पीड के लिए यूज करता हूं, ठीक है। सो दिस इज नॉट यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर और एज गेनिंग स्पीड। You have to recollect when mechanical advantage is equal to 1, that particular machine is used as what? That particular machine is used to change the direction of effort, ठीक है। So we are using this, एग्जाम में क्वेश्चन आता है that why do we use single fixed pulley? Why do we use single fixed pulley? हम उसको यूज क्यों करते हैं? This is the question। तो उसका आंसर है भैया that it is used to change the direction of effort, भैया हम इसको यूज करते हैं to change the direction of effort to our
कन्वीनियंट डायरेक्शन, मैं उसको यूज करता हूं अपने कन्वीनियंट डायरेक्शन में यूज करने के लिए। बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था ना कि अगर वेल के अंदर से मुझे बकेट को उठानी है तो अगर मैं इस तरीके से उठाता तो मेरी कमर दुख जाती, बिकॉज इन दैट केस आई हैव टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे उस रोप को खींच रहा हूं, सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम डूइंग द वर्क in the gravity, in the direction of gravity, which becomes much simpler. So that is why this single fixed pulley is only used to change the direction of effort to our convenient direction. एग्जाम में बहुत बारी ये क्वेश्चन आता है, एक डायग्राम देंगे and they'll ask you to identify the type of pulley, ठीक है? So I know that since if its axis is fixed, मतलब अगर ये ऊपर ही लटका हुआ है, ठीक है, तो वो सिंगल फिक्स पुली है और उसको हम यूज क्यों करेंगे, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू आवर कन्वीनियंट डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाई वी यूज सिंगल फिक्स पुली। आइडियल केस में सिंगल फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो 1 होता है ना। वेलोसिटी रेशियो देखते हैं, वेलोसिटी रेशियो वी नो इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि ये जो एफर्ट है, ये जो यहाँ की रोप है, अगर मैंने इसको x डिस्टेंस से नीचे खींचा, तो ये जो लोड है ये भी x डिस्टेंस से ही ऊपर जाएगा। अगर मैंने इसको, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, देखो हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल मेरे हाथ में रोप है, मैं वेल के वहां पे खड़ा हूं, ठीक है, इस तरीके से मैं इस पैटर्न में मैं खींच रहा हूं, ऐसा खींचा, ऐसा आया, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस मैंने खींचा है, तो वेल के अंदर की जो बकेट है वो भी इतने ही डिस्टेंस से ऊपर आएगी। इन आइडियल केस अगर मैंने इतने डिस्टेंस से रोप को खींचा है तो वो बकेट भी इतने ही डिस्टेंस से ऊपर आएगी। सो इन दैट केस अगर मैंने अज्यूम करा कि मेरा एफर्ट x डिस्टेंस से मूव हुआ है तो लोड भी तो x डिस्टेंस से मूव होगा, सो कट हो गया, तो इसका वेलोसिटी रेशियो 1 हो जाएगा, सो इन आइडियल केस भैया, आइडियल केस के अंदर सिंगल फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 होता है और वेलोसिटी रेशियो भी 1 होता है। बट रियलिटी क्या है भैया, सत्य क्या है? सत्य ये है कि इन रियल जब हम एक्चुअली में यूज करते हैं तो यहाँ पे जो ग्रूविंग्स है वहां पे फ्रिक्शन होता है, क्योंकि रस्सी जब उस ग्रूविंग के अंदर से घिसती है, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन होगा मतलब घिसेगी वो, तो आइडियली जितना लोड है उससे मुझे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रूविंग्स के अंदर फ्रिक्शन होती है और उसके जो बेरिंग्स होते हैं, पुली के बेरिंग्स होते हैं, उसके अंदर भी फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो इन आइडियल केस इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज 1, बट इन एक्चुअल केस इट्स मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी लेसर देन 1, ठीक है। सो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भैया इन एक्चुअल केस मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी लेसर देन 1। मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो हमेशा लेसर देन 1 होगा। समझ में आ रहा है व्हाट इज सिंगल फिक्स पुली? सो इट इज सच अ पुली हुज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। In ideal case, its mechanical advantage will be equal to 1, its velocity ratio will be equal to 1, but in actual case, its mechanical advantage will always be lesser than 1, है ना। और हम इसको यूज क्यों करते हैं भैया? हम उसको सिर्फ एक ही काम के लिए यूज करते हैं, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है। नॉर्मली सिंगल फिक्स पुली है ना, बहुत ही हल्के लोड को उठाने के लिए यूज होती है, जैसे कि भैया बकेट उठा ली, ठीक है, पानी की बकेट वो वेल से उठा ली, ठीक है, तो वो जो हल्के टाइप ऑफ वेट्स होते हैं उनको ही उठाने के लिए हम सिंगल फिक्स पुली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था सिंगल फिक्स पुली के बारे में। आई होप इट इज क्लियर है ना। दूसरा जो पुली का टाइप है दैट इज नोन एज सिंगल मूवेबल पुली। दूसरा जो पुली का टाइप है दैट इज नोन एज सिंगल मूवेबल पुली। व्हाट इज सिंगल मूवेबल पुली? सिंगल मूवेबल पुली इज सच अ पुली जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होती भैया। मतलब जब यहां से मैं रस्सी को ऊपर खींचूंगा तो ये डिस्क भी ऊपर आ जाएगी, ये डिस्क भी क्या होगी, ये ऊपर आ जाएगी। वेयरएज
इस केस में डिस्क हिल रही थी क्या? नहीं हिल रही थी। तो इस केस में क्या होगा ना, जब हम रस्सी को खींचेंगे ऊपर की तरफ तो ये जो डिस्क है वो ऊपर तक की तरफ आ जाएगी। तो सिंगल मूवेबल पुली जो होती है वो एक ऐसी पुली है जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। नाउ अगेन लेट्स फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। आइडियल केस के बारे में बात करते हैं। देखो अब होगा क्या भैया, होगा क्या कि जब मैं यहाँ पे एफर्ट लगाऊंगा, आइडियल केस में हम अज्यूम करते हैं ना कि पुली मासलेस है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो होगा क्या, जब मैं यहां से एफर्ट लगाऊंगा भैया तो ये एफर्ट को ये टेंशन बैलेंस आउट कर देगा, ये एफर्ट को ये टेंशन बैलेंस आउट कर देगा। ये जो लोड उठेगा, जब ये लोड ऊपर की तरफ उठेगा तो ये लोड को बैलेंस करने के लिए ये दोनों टेंशन यूज होंगे। मतलब अगर मैंने इसको एक फिक्स पोजीशन पे छोड़ दिया है, ठीक है, इसको मैंने फिक्स पोजीशन में छोड़ दिया है, लोड ऐसा अटक रहा है, लटक रहा है, सॉरी लोड ऐसा लटक रहा है, तो ये जो लोड है वो बैलेंस होगा इसके टेंशन की वजह से और इसके टेंशन की वजह से। अभी सब सोच रहे रहेंगे सर कैसे? अरे भैया अगर सिर्फ इसकी वजह से अगर वो बैलेंस आउट होता, अगर उसको मैंने पकड़ के रखा होता या पकड़ के नहीं रखा होता तो ये रस्सी गिर जाती थी, पूरा लोड भी नीचे आ जाता था। तो अगर मैंने इसको समझो कहीं पे बांध दिया, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, तो ये जितना भी लोड होगा वो आधा इससे बैलेंस होगा, आधा इससे बैलेंस होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर ये 10 न्यूटन का है हाइपोथेटिकली, तो एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, लेट्स से ये 5 न्यूटन बैलेंस आउट करेगा और ये 5 न्यूटन बैलेंस आउट करेगा। तो इस केस में सिंगल मूवेबल पुली के केस में भैया लोड जो होगा दैट विल बी बैलेंस्ड बाय बोथ द टेंशंस इन द स्ट्रिंग, सो दैट इज इक्वल टू 2T. So now if I have to find the mechanical advantage which is given by the formula load by effort, so that would be 2T by T, T से T कटा which is equal to 2. तो आइडियल केस में सिंगल मूवेबल पुली का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा that would be 2. Now let's find out the velocity ratio, that is displacement of effort to displacement of load. तो भैया होगा क्या, समझो मैंने एफर्ट जो है वो x मीटर से मूव करा है, एफर्ट जो है वो मैंने x मीटर से मूव कर रहा है, तो ये लोड क्या होगा पता है, यहां से x/2 ऊपर आएगा और यहां से x/2 ऊपर आएगा। अरे अब x मीटर अगर मैंने यहां से खींचा तो वो होगा क्या, x/2 मीटर यहां से शिफ्ट होगा, x/2 मीटर यहां से शिफ्ट होगा। मतलब अगर रस्सी ऐसी है, अगर मैंने खींचा है ऊपर तो आधा यहां से मूव होगा। फॉर एन एग्जांपल इफ आई वांट टू स्ट्रेच दिस बाय 1 मीटर, ठीक है, तो होगा क्या, सिंस ये सारे ऐसे जॉइंट है तो होगा क्या, 50 सेंटीमीटर यहां से ऊपर आएगा, 50 सेंटीमीटर यहां से नीचे जाएगा। तो दिस इज हाउ, अगर मैं x मीटर ऊपर कर रहा हूं तो x/2 यहां से मूव होगा, x/2 यहां से मूव होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट x मीटर होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता है x/2, x से x कटा 2 ऊपर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो भाई इन आइडियल केस के अंदर, इन आइडियल केस, ठीक है, जहां हमने अज्यूम करा कि पुली मासलेस है, सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 होगा और वेलोसिटी रेशियो भी 2 होगा। बट इन एक्चुअल केस भैया, जैसे मैंने बोल दिया था सिंगल फिक्स पुली में, इन एक्चुअल केस होगा क्या, यहां पे फ्रिक्शन होगा, इसके बेरिंग में फ्रिक्शन होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा विल ऑलवेज बी लेसर देन 2। मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा विल ऑलवेज बी लेसर देन 2। समझ में आ रहा है? नाउ तो भाई हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सिंगल मूवेबल पुली एक ऐसी पुली है जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होता, जिसके आइडियल केस में मैकेनिकल एडवांटेज 2 होता है, वेलोसिटी रेशियो 2 होता है, बट इन एक्चुअल केस मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी लेसर देन 2। सो दिस आर द टाइप ऑफ पुलीज। नाउ अब प्रॉब्लम ये होती है ना व्हेन इट कम्स टू सिंगल मूवेबल पुली, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो एफर्ट है वो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, लोड जो है वो नीचे के डायरेक्शन में है। तो कैन आई से कि लोड और एफर्ट जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा इन केस ऑफ सिंगल मूवेबल पुली।
Whereas in case of single fixed pulley, लोड और एफर्ट दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, दैट वाज डाउनवर्ड्स। तो व्हेन वी यूज सिंगल मूवेबल पुली ना, तो भैया सबकी कमर दुख जाती है। अब तुम बोलोगे सर कैसे? बिकॉज मुझे एफर्ट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है, एफर्ट जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है, तो मतलब आई हैव टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो फिर कमर टूट जाएगी। तो इसीलिए हम करते क्या है, तो टू अवॉइड दिस वी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। To avoid this, we use the combination of fixed and movable pulley. The only reason we are not using movable pulley is because in this case, effort is always applied against the gravity, which becomes very tedious, जो कि बहुत ही मेहनत वाला काम है भैया, ठीक है। तो इसीलिए सिंगल मूवेबल पुली को हम बहुत ही कम यूज करते हैं और उसको हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका अगर मुझे एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो मैं करूंगा क्या, मैं सिंगल फिक्स्ड पुली को और मैं सिंगल मूवेबल पुली को दोनों को कंबाइन कर दूंगा, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। एक ऐसे ही रफ में डायग्राम बना के देखते हैं, देखो। ठीक है, तो ये मेरी सिंगल फिक्स्ड पुली है। डायग्राम के लिए जगह नहीं है, ओके है। सी Did you see now? This is your tension, this is your tension, this is your tension and this is your effort. तो मैंने किया क्या, सिंस सिंगल मूवेबल पुली के केस में मुझे एफर्ट ऊपर की तरफ लगाना पड़ रहा था, तो हमने क्या किया, हमने दोनों पुलीज को कंबाइन कर दिया। क्यों किया? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी कंबाइन सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली? अगेन फॉर द सेम रीजन भैया, दैट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। To change the direction of effort, we combine single fixed pulley and single movable pulley. समझ में आ रहा है? पक्का है ना? So this was about single fixed pulley and single movable pulley. आगे हम देखते हैं कि अगर बड़ा लोड उठाना है, बहुत भारी चीजें को उठाना है, तो how do we use combination of pulleys? ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं that how do we use combination of pulleys. अभी हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज के बारे में। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, व्हाई डू वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज व्हेनेवर वी वांट टू लिफ्ट अ हेवी वेट, तो इट इज नॉट पॉसिबल बाय सिंगल मूवेबल पुली। मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि सिंगल मूवेबल पुली में क्या होता है, एफर्ट हमेशा अगेंस्ट द ग्रेविटी लगता है। सिंगल फिक्स्ड पुली तो हम छोटे वेट उठाने के लिए करते हैं, तो उस केस में हम करते क्या है ना, वी कंबाइन द पुलीज। So in combination of pulleys, there are two ways to combine the pulleys. The very first method is to use one fixed pulley and several movable pulley. तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक fixed pulley हमने यूज किया है और ये बहुत सारे movable pulleys है। In fact there are 3 movable pulleys, ठीक है, यहाँ पे 3 movable pulley है। तो अभी अगर तुम देखोगे यहाँ पे 3 डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो ये जो 3 डिफरेंट स्ट्रिंग है, दे विल अप्लाई 3 डिफरेंट टेंशन। ये क्या होंगे, 3 डिफरेंट टेंशन अप्लाई करेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भाई इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन लग रहा है वो T1 है, ये T1 है, तो ये भी तो T1 होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। ये जो स्ट्रिंग टेंशन अप्लाई कर रहा है वो T2 है, ये T2 है, तो ये भी तो T2 होगा। ये जो स्ट्रिंग टेंशन अप्लाई कर रहा है वो T3 है, तो ये सेम ही स्ट्रिंग फॉलो हो रही है, तो हर जगह पे T3 होगा। समझ में आ रहा है ना? अभी हुआ क्या है,
अभी मैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालूंगा इन आइडियल केस। अगेन मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आइडियल केस क्या होगा, जब यहाँ पे कोई इस रोप को नीचे खींचेगा तो ये जो एफर्ट होगा वो कौन बैलेंस आउट करेगा, T3। तो कैन वी से हियर दैट E इज इक्वल टू T3। व्हेन आई टॉक अबाउट लोड, लोड जो है उस लोड को देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। तो पहले ये लोड को ये दोनों टेंशन बैलेंस आउट करेंगे, मतलब L इज इक्वल टू 2T1। बट इस T1 को कौन बैलेंस आउट कर रहे हैं, ये दोनों, क्योंकि जब मैं रस्सी को खींचूंगा तो ये ऊपर आएगा, तो ये जो लोड है पहले ये दोनों बैलेंस आउट करेंगे, फिर इस T1 को ये दोनों टेंशन बैलेंस आउट करेंगे। तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 2T2। सिमिलरली इस T2 को ये 2T3 बैलेंस आउट करेंगे। तो भाई T2 के बदले मैंने 2T3 रखा, सो दैट इज 4T3। यहाँ पे T1 का वैल्यू है 4T3, सो 2 into 4T3, सो L इज इक्वल टू 8T3। तो अगर मुझे मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है विच इज लोड बाय एफर्ट, सो दैट इज 8T3 अपॉन T3 कट गया, मैकेनिकल एडवांटेज आया है 8 which is equal to 2 to the power 3 which is also equal to 2 to the power n। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है ना भैया, जहां पे हम एक सिंगल फिक्स पुली यूज करते हैं एंड वी यूज सेवरल मूवेबल पुलीज इज गिवन बाय 2 to the power n, where n is number of movable pulleys, where n is number of movable pulleys। तो अगर यहाँ पे 4 मूवेबल पुली होती तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता 16, बिकॉज 2 to the power 4 is 16। अगर 5 मूवेबल पुली होती तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता 32, बिकॉज 2 to the power 5 is 32। सो आई एम सॉरी, तो जिस केस में मैं एक सिंगल फिक्स पुली यूज करता हूं और नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज यूज करता हूं, उस केस में उसका मैकेनिकल एडवांटेज होगा 2 to the power n, where n stands for number of movable pulleys, where n stands for number of movable pulleys। Now since भैया इसका मैकेनिकल एडवांटेज is greater than 1, so it is used as a force multiplier just like single movable pulley। ठीक है, सिंगल मूवेबल पुली भी फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा यूज होती थी। तुमको याद होगा मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल केस में कितना था, 2। तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी रेशियो आ गया 2 to the power n। Now if we talk about मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 2 to the power n, if we talk about velocity ratio which is again displacement of effort by displacement of load, ये मैं डायरेक्ट समझा देता हूं। अगर मैंने एफर्ट को x मीटर से मूव किया तो भैया ये मूव होगा x/2 से, ये होगा x/2 से, फिर ये मूव होगा x/4 से, ये होगा x/4 से, ये मूव होगा x/8 से, ये होगा x/8 से। तो अगर मेरा एफर्ट x से मूव हुआ है तो लोड जो होगा वो x/8 से मूव होगा। ठीक है, तो x से x कट गया, 8 ऊपर चला गया, which is again equal to 2 to the power n। So in ideal case when we use combination of pulleys, mechanical advantage will be 2 to the power n and velocity ratio will also be equal to 2 to the power n, where n stands for number of movable pulleys, जहाँ पे n का मतलब होता है number of movable pulleys। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे 4 होगा तो भाई 16 हो जाएगा, 5 होगा तो 32 हो जाएगा। एंड वी नो वी हैव डिस्कस्ड दिस n नंबर ऑफ टाइम्स कि वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। चेंज अगर कोई होता है तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, एंड इन रियलिटी जब एक्चुअल केस होगा तो इन एक्चुअल केस मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो 2 to the power n से हमेशा कम होगा, है ना? ये हमने बार करा हुआ है। So this is when we use one fixed pulley and many movable pulleys। ठीक है, so उसका mechanical advantage will be this, velocity ratio will be this। I hope this is clear। Now we're going to talk about the last topic from this chapter, which is known as block and tackle। Meanwhile, if you guys want to copy this, you can copy and we'll move ahead। तो ये second type of combination of pulleys है, जहाँ पे हम पुलिस को 2 ब्लॉक्स में अरेंज करते हैं। एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे 2 ब्लॉक है। दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक एंड दिस इज द सेकेंड ब्लॉक।
ठीक है, पहले ब्लॉक के अंदर जो पुलिस अरेंज हुए होते हैं वो फिक्स होते हैं, सो वी कैन से कि ऊपर वाले ब्लॉक में सिंगल फिक्स्ड पुलिस होते हैं और नीचे वाले ब्लॉक के अंदर जो पुलिस होते हैं वो मूवेबल होते हैं, तो वी कैन से दैट दे आर सिंगल मूवेबल पुलिस, ठीक है, वी कैन कॉल इट एज सिंगल मूवेबल पुलिस। सिंस पूरे पुलिस सिस्टम में एक ही रोप यूज हुई है या एक ही स्ट्रिंग यूज हुई है, तो टेंशन ओवर द डिफरेंट पार्ट्स विल बी सेम, ठीक है ना। अभी यहां पे इस सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हम प्रॉपरली एफर्ट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ टू अप्लाई द एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कन्वीनियंटली वी ऑलवेज मेक श्योर कि लोअर ब्लॉक के अंदर जो पुलिस होंगे वो एज लाइट एज पॉसिबल होंगे, लोअर ब्लॉक के अंदर जो पुलिस होंगे वो एज लाइट एज पॉसिबल होंगे एंड लोअर ब्लॉक के अंदर जो नंबर ऑफ पुलिस होंगे दैट विल ऑलवेज बी लेसर देन द अपर ब्लॉक, दैट विल बी ऑलवेज लेसर देन द अपर ब्लॉक और इट शुड बी इक्वल। मतलब ऊपर के ब्लॉक में और नीचे के ब्लॉक में जो नंबर ऑफ पुलिस है या तो वो सेम होने चाहिए या तो नीचे के ब्लॉक में पुलिस कम होने चाहिए। सर क्यों? अरे भैया अगर यहाँ पे पुलिस ज्यादा होंगे तो तुम खींचोगे कैसे? क्योंकि जब तुम लोड उठाओगे तो लोड के साथ साथ ये भी तो ऊपर आना है, ये भी तो ऊपर आना है, तो तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पसीने निकल जाएंगे। तो दैट इज द रीजन कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के अंदर जो लोअर ब्लॉक होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पुलिस होंगे दैट हैज टू बी लेसर देन द अपर ब्लॉक फॉर द सिंपल रीजन व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू गाइस, सो दैट इट बिकम्स इजियर टू पुल। तो ज्यादा अच्छा हो जाता है उसको पुल करने के लिए, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब जब मैं इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालता हूं आइडियल केस के अंदर, ठीक है, हमने बार बार कर रखा है अभी बच्चा लोग, यहाँ पे एफर्ट को कौन बैलेंस आउट कर लेगा? ये टेंशन बैलेंस आउट कर लेगा। व्हेन आई टॉक अबाउट द लोड, ये लोड जब ऊपर आता है तो उसको बैलेंस आउट कितने सारे टेंशन करते हैं देखो, 1 2 3 4 5, ये जो पांचों डिफरेंट पार्ट्स में टेंशन लग रहा है सिंस वो सेम है, तो जब लोड ऊपर उठता है तो उस लोड को ये पांचों टेंशन बैलेंस आउट करते हैं। तो इस केस में लोड इज इक्वल टू 5T। So mechanical advantage is load by effort which is 5T by T which is TT cut। तो mechanical advantage 5 है भैया, mechanical advantage 5 है which can also be written as N, where N is equal to number of pulleys in the system, अगर तुम ये डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम के अंदर 5 पुलिस है, तो भैया ब्लॉक एंड टैकल के अंदर जितने पुलिस होंगे उतना ही उसका मैकेनिकल एडवांटेज होगा। नाउ सिंस इसका मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। भैया इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर के लिए यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। तो आइडियल केस के अंदर ब्लॉक एंड टैकल का जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा दैट वुड बी इक्वल टू N, वेयर N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पुलिस। अगर यहाँ पे 3 पुलिस होती तो मैकेनिकल एडवांटेज वुड हैव बीन 3, अगर यहाँ पे 4 पुलिस होती तो मैकेनिकल एडवांटेज वुड हैव बीन 4। ओ 4 सर 4 होगी तो अरेंज कैसे करेंगे? अरे भैया अभी तो हमने बोला कि जो लोअर ब्लॉक है उसके अंदर या तो सेम पुलिस रखो एज द अपर ब्लॉक और एक पुली कम रखना होगा इन द लोअर ब्लॉक एज कंपेयर टू अपर ब्लॉक। तो अगर 4 है तो 2 यहां लगेंगे, 2 यहां लगेंगे, अगर 3 है तो 2 यहां लगेंगे, 1 यहां लगेगा, 5 है हमने ऑलरेडी दिखा दिया, ठीक है। अगर 6 है 3 ऊपर 3 नीचे, समझ में आ रहा है ना। लाइकवाइज अगर मुझे इसका वेलोसिटी रेशियो निकालना है, तो भैया जब मैं एफर्ट को x मीटर से मूव करूंगा ना तो मेरा लोड जो है वो x by 5 मीटर से मूव होगा। अगेन x कट हो जाएगा, आंसर आएगा 5 which is also equal to n। तो आइडियल केस के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज भी n होगा, वेलोसिटी रेशियो भी n होगा, which where n stands for number of pulleys in the system। बट अभी होता क्या है कि
मतलब अगर वेलोसिटी रेशियो भी सेम है, मैकेनिकल एडवांटेज भी सेम है, तो आई कैन से कि उसकी एफिशिएंसी 100% होगी। नाउ प्लीज डू नॉट आस्क मी टू एक्सप्लेन इट व्हाई, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, ठीक है। तो उसकी एफिशिएंसी 100% होगी, बट रियलिटी में तो होगी नहीं, क्योंकि रियलिटी के अंदर क्या होगा भैया, इसके ग्रूविंग्स के अंदर फ्रिक्शन होगा, ठीक है, इसके बेरिंग्स के अंदर फ्रिक्शन होगा। तो अगर तुमको उस फ्रिक्शन को कम करना है, अगर तुमको उस फ्रिक्शन को कम करना है, एग्जाम में आता है कैसे करें, है ना, हाउ कैन वी लेट्स से इन अदर वर्ड्स हाउ कैन वी इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज और हाउ कैन वी अप्लाई लेस एफर्ट, ठीक है। उस केस के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ जो लोअर ब्लॉक के अंदर पुलीज है, इट शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल, जितनी हल्की हो सके उसको लेना है। दूसरा, वी हैव टू यूज प्रॉपर लुब्रिकेंट्स हियर, फ्रिक्शन को कम करने के लिए मेरे को इसके अंदर प्रॉपर लुब्रिकेंट्स यूज करने होंगे, तो उससे क्या होगा कि फ्रिक्शन जो है वो कम होगा ग्रूविंग्स के अंदर और बेरिंग्स के अंदर। समझ में आ रहा है? तो अगर मेरे को मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज करना है या एफर्ट को रिड्यूस करना है, सो देयर आर टू वेज। मेथड नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इज वी हैव टू यूज एज लाइट weight of pulleys as possible in the lower block. दूसरा, use proper lubricants so that there is less friction in the groovings and in the bearings, ठीक है। groovings और bearings के अंदर friction कम हो जाए, उसके लिए हमको proper lubricants use करना होगा। समझ में आ रहा है? So this was about block and tackle, ठीक है। ये होता है हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म, ठीक है। अभी हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। चलो ठीक है, कॉपी कर लो अगर जरूरत है तो।